वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। व्यापार नीति की जो हमने दूसरी पॉलिसी पढ़ी, प्रोटेक्शन पॉलिसी, उस प्रोटेक्शन पॉलिसी का एक एस्पेक्ट और है, वो है विकासशील देशों के लिए संरक्षण की आवश्यकता। जैसा कि जब हम प्रोटेक्शन पॉलिसी पढ़ रहे थे तो ये बात क्लियर हो गई थी कि विकसित राष्ट्रों की तुलना में, डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, डेवलपिंग नेशंस के लिए प्रोटेक्शन पॉलिसी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें अपने विकास की प्रक्रिया में अपने उद्योगों को बचाने के लिए, फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए संरक्षण लागू करने ही होते हैं। इसलिए हम इस टॉपिक को एक अलग सेपरेट मतलब हेडिंग में पढ़ रहे हैं, जो काफ़ी ज़रूरी भी है। इसलिए आज हम ये डिस्कशन करेंगे कि नीड ऑफ प्रोटेक्शन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। अब पूंजी नहीं, सॉरी, इसमें जो नीड है उसको हम कुछ फैक्टर्स के बेसिस पर प्रूव करेंगे कि विकासशील राष्ट्रों के लिए ये क्यों ज़रूरी है। विकासशील राष्ट्रों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पहली आती है वो है पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन आप सभी जानते हैं, ये किसी भी राष्ट्र के लोगों की बचत, विनियोग, आय, रोजगार यानी सभी आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है। यदि किसी कंट्री में उद्योग धंधे बहुत विकसित स्टेज पर हैं या बहुत अच्छा डेवलप कर रहे हैं, तो उस डेवलपमेंट के दौरान लोगों को अच्छा रोजगार मिला हुआ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, इनकम लेवल अच्छा है, कंजम्पशन अच्छा है, सेविंग्स अच्छी हैं, और उन सेविंग्स की वजह से इन्वेस्टमेंट बेटर होना कैपिटल फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा आधार है, बेस है। लेकिन चूंकि वो एक डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील राष्ट्र है, और हम विकासशील राष्ट्र किसको कहते हैं? जहाँ पर आर्थिक क्रियाएं बहुत स्लो हैं या बहुत धीमी गति से चल रही हैं, जिनके विकास की दर अभी तक अन्य विकसित राष्ट्रों के मुकाबले या तुलना में काफ़ी कम चल रही है, तो उस ग्रोथ रेट के आधार पर उस कंट्री की इंडस्ट्रीज़ डेवलप्ड नहीं है, उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए, और प्रोटेक्शन चाहिए तो उसी आधार पर वो अपना फॉरेन ट्रेड कर पाती हैं। तो यहाँ पूंजी निर्माण का जो मतलब है, जो एस्पेक्ट है कि भाई ये क्यों हमने कहा, क्योंकि जैसे ही हम संरक्षण की बात करते हैं तो संरक्षण के बाद हमारे उद्योग धंधे और अधिक विकसित होते हैं, यानी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को डेवलपमेंट का एक बेस मिलता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती हैं, सेविंग्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट होंगे, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, और इंटरनल रिसोर्सेज ऑफ फाइनेंस की कमी नहीं रहेगी। लेकिन यदि दूसरी तरफ हम देखें, यदि हमने फ्री ट्रेड पॉलिसी को अडॉप्ट किया तो उसका परिणाम क्या निकलेगा कि हमारे यहाँ सभी प्रकार की कमोडिटीज़ का इंपोर्ट फ्री होगा, चाहे वो ज़रूरी हो चाहे नहीं हो, चाहे आवश्यक वस्तुएं हों चाहे लग्जरी कमोडिटीज़ हों, उन सभी का आयात होगा। और ऊंची दरों पर यदि किया गया या ऊंचे लागतों के आधार पर वो किया गया तो उससे हमारी, सॉरी, नीची लागतों पर किया गया तो उससे हमारे घरेलू उद्योगों की लागत का प्रभाव हमारे उद्योगों पर गलत पड़ेगा। तो कुल मिलाकर पूंजी निर्माण की स्थिति को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए? अपने घरेलू उद्योगों को, डोमेस्टिक डेवलपिंग इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ने के लिए, उनकी कैपिटल को और अच्छी तरह से प्रोडक्टिव बनाने के लिए संरक्षण देना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आप सभी जानते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब, जब एक देश का कोई इंडिविजुअल, कोई फर्म, कॉरपोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या विदेशी निवेशकों का एक ग्रुप दूसरे देश में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूंजी लगाता है, तो वो विदेशी निवेश है। और उस विदेशी निवेश का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम भारत को ही लें। भारत विकासशील राष्ट्र हैं, आप सभी जानते हैं, क्योंकि अभी तक हमने डबल फिगर ग्रोथ रेट अचीव नहीं की है। डबल फिगर का मतलब हमारी विकास की दर अभी भी
7 से 9 के बीच में रही और अब तो बहुत ही कम हो गई है। कोरोना की वजह से इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो रहे हैं, इकोनॉमी बहुत तेज़ी से डिक्लाइन कर रही है। हालांकि रिवाइवल भी ज़रूरी हो रहे हैं और किए भी जा रहे हैं, वापस सब कुछ पुनर्स्थापित भी हो रहा है, रिहेबिलेट भी हो रहा है। लेकिन इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? अपने विकास के लिए विदेशी निवेशों को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करना चाहिए, जो भारत कर रहा है। और उस विदेशी निवेश का उपयोग किस रूप में कर रहा है कि जो वस्तुएं हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हम उन पर बड़े शुल्क लगा देते हैं, बड़े प्रतिबंध लगा देते हैं, और जो ज़रूरी उद्योगों के लिए जो ज़रूरी सामान है, जिसको हम कैपिटल गुड्स या पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं, उनके आयात को हम थोड़ा सा फ्री कर लेते हैं। तो उसमें हमारा ये निवेश बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि विदेशी मुद्रा की कमी हमारे सामने उस स्टेज पर नहीं आती। तो विदेशी निवेश में क्या किया गया? जो क्या बात समझ में आनी चाहिए आपको, वो यही है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जिन इंडस्ट्रीज़ को संरक्षण देकर डेवलप किया जाना चाहिए, वहाँ संरक्षण की नीति, और जहाँ पूंजीगत सामान का या कच्चे माल का आयात किया जाना जरूरी है, वहाँ फ्री पॉलिसी अपना ली जाती है और निवेश को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाता है। क्योंकि ये निवेश जो है वो हमारे उद्योगों के विकास के लिए पूंजी की बात करता है या पूंजीगत साधनों की बात करता है, जो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे देश को अभी विकास के लिए बहुत अधिक मात्रा में फाइनेंशियल रिसोर्सेज या पूंजीगत साधनों की आवश्यकता है, और उस आधार पर हमारे लिए निवेश जरूरी होते हैं। फिर आता है राजस्व, गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट रेवेन्यू की जब हम बात करते हैं तो राजस्व आयात शुल्कों के रूप में सरकार को आवश्यक रूप से प्राप्त होता है, क्योंकि जब इंपोर्ट की जाने वाली वस्तुओं पर टैरिफ लगते हैं, प्रशुल्क लगते हैं, तटकर लगते हैं, जिनको एक ही नाम से जाना जाता है, तो इन सभी के माध्यम से सरकार को आय प्राप्त होती है। तो विकासशील राष्ट्रों के लिए तो राजस्व एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि उनकी तो घाटे की अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं, उनमें राजस्व का घाटा बहुत अधिक होता है विकास की प्रक्रिया के कारण। इसलिए उनके राजस्व को एकत्रित करने का एक सोर्स ऑफ इनकम, जिसको हम कह सकते हैं, वो आयात शुल्क है या संरक्षण की नीति में अपनाए जाने वाला ये एक मेजर है। शिशु उद्योग, इन्फेंट इंडस्ट्रीज, संरक्षण की ये सबसे पुरानी, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा सपोर्टिव जो पॉइंट है वो है इन्फेंट इंडस्ट्रीज का। शिशु उद्योग, जैसा हमने पहले भी बात की थी जब हमने संरक्षण की पॉलिसी को पढ़ा था, और एक आर्ग्यूमेंट भी था इन फेवर ऑफ प्रोटेक्शन, कि इन्फेंट इंडस्ट्रीज को पूरी तरीके से फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए हमें इन्फेंट इंडस्ट्रीज पर संरक्षण की नीति अपनाई जानी चाहिए, और विशेषकर विकासशील देशों के लिए, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में लगभग सभी उद्योग एक प्रारंभिक स्टेज में होते हैं, प्राइमरी स्टेज में होते हैं। जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, सरकार क्या करती है, अपनी संरक्षण की नीति को धीरे धीरे हटाने की पॉलिसी अडॉप्ट करती है, जो भारत में भी किया गया। भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन जब बहुत हैवी लेवल पर किया 1956 में, उसके बाद हमने अपने उद्योगों को लगा लिया और उन पर फिर संरक्षण देना शुरू कर दिया। जब 10, 15, 20 साल का समय बीता, यानी यूँ कह दीजिए कि जब 11वीं और 12वीं योजना आई, तो जिन वस्तुओं का हम आयात कर रहे थे, हम उनका एक्सपोर्ट करने लगे। तो ये एक डेवलपिंग कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा वेपन है, एक औजार है, कि वह संरक्षण के द्वारा केवल आवश्यक वस्तुओं के आयात को अलाउ करता है, और जो वस्तुएं उसके देश में उपभोग में कोई वेरिएशन लाती है, पूंजी निर्माण में कोई कमी लाती है, निवेश में कमी लाती है, उन वस्तुओं को रोक लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापार की शर्तें, टर्म्स ऑफ ट्रेड। व्यापार की शर्तें आप सभी जानते हैं। विदेशी व्यापार में दोनों देश जब ट्रेडिंग करते हैं, जब व्यापार करते हैं, तो उनके मध्य कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, कुछ नियम, प्रतिनियम, और या कह दीजिए कि लॉ के अकॉर्डिंग उनके बीच में समझौते किए जाते हैं।
और ये व्यापार की शर्तें किसी भी देश के आयात और निर्यात की दिशा को भी बताती हैं, डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड को भी डिक्लेयर करती हैं या डायरेक्ट करती हैं। व्यापार की शर्तों का अनुकूल होने का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट्स का ज़्यादा होना और इम्पोर्ट्स का कम होना। और वो प्रतिकूल स्थितियां होती हैं किसी भी देश को अपने उद्योगों को संभालने के लिए या उनको संरक्षण देने के लिए वो व्यापार की शर्तें जरूरी हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम ले सकते हैं साधनों का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जो उत्पादन के सभी साधन हैं उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन संरक्षण नीति के द्वारा किया जाता है कि कौन से उद्योग हमारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। निर्यातक उद्योग हैं जिनको हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज कहते हैं, जिनका कि 100% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होता है और वो कंट्री उससे फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज अर्न करता है, विदेशी मुद्रा का अर्न करता है। तो उन उद्योगों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता है, उनके लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब साधनों को उन उद्योगों की तरफ डाइवर्ट करना जो हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं या इम्पोर्ट की जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन करने में अभी शुरू किया है उन्होंने ये कार्य, और उनको प्रोटेक्शन दिया जाना जरूरी है। क्योंकि जिन वस्तुओं का हम बड़ी मात्रा में आयात कर रहे हैं, यदि हम उनको कंट्रोल कर लेते हैं तो उसके कई सारे फायदे हैं। पहला फायदा क्या है कि हम उन उद्योगों को फॉरेन कंपटीशन से बचा रहे हैं। और देखिए, विकसित देशों से आने वाली वस्तुओं का तो दो पैरामीटर हैं। उनकी कीमतें कम होती हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी होती हैं, फीचर्स अच्छे होते हैं, हर चीज़ अच्छी होती है, इसीलिए हम एक फॉरेन ब्रांड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। और एक सामान्य मनोवृत्ति होती है उपभोक्ता की कि वह एक बहुत अच्छी वस्तु की तरफ आकर्षित हो। लेकिन इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट किस पर आता है? इन उद्योगों पर जो कि अभी डेवलपिंग स्टेज में हैं, जो अभी वो वस्तुएं बना रहे हैं जिनका कि हमारे लिए आयात करना महंगा पड़ रहा है। तो इस तरह से साधनों को हम रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स वो इंडस्ट्रीज जो कि अभी आयातित वस्तुओं का उत्पादन करेंगी और निर्यात वस्तुओं को बढ़ाने का प्रयास करती हैं। तो उनके लिए संरक्षण पॉलिसी जरूरी हो जाती है। भुगतान संतुलन का जहाँ तक सवाल है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भुगतान संतुलन कभी भी फेवर में नहीं होता। मुख्य कारण क्या है? डेवलपिंग स्टेज। अर्थव्यवस्था यदि विकास की स्थिति में चल रही है, उसमें विकास कार्य हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसे विदेशों से बहुत अधिक मात्रा में पूंजी, तकनीक एवं अन्य साधन, पूंजीगत सामान, इनका आयात बड़ी मात्रा में करना पड़ता है और उसके बदले में वो निर्यात उतना नहीं कर पाते। तो इसलिए हमेशा उनका डेबिट बैलेंस अधिक और क्रेडिट बैलेंस कम होता है। यदि डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो भुगतान संतुलन को असाम्य, असंतुलित या डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। तो भुगतान संतुलन के बारे में थोड़ा सा एक एस्पेक्ट मैं आपको समझा दूं पहले, कि ये वो अकाउंट है जो किसी भी कंट्री का शेष विश्व के साथ बैलेंस बताता है। किन देशों से कितनी वस्तुओं का, सेवाओं का, पूंजी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, टोटल अकाउंट है। और लास्ट में हम ये देखते हैं कि डेफिसिट है या सरप्लस है। डेवलपिंग स्टेज की इकोनॉमीज़ के लिए, जैसे मैंने अभी बताया, उन्हें साधनों का इंपोर्ट करना पड़ता है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है, कैपिटल गुड्स, मशीनरी, तकनीक, पूंजी, इन सब के आयात उनके विकास के लिए ज़रूरी होते हैं और उनका आयात करने के कारण उनका इंपोर्ट बिल बहुत हाई होता है। और एक्सपोर्ट को वो उतना नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी इंटरनल डिमांड को ही वो अपनी उससे पूरी नहीं कर पाते, तो एक्सपोर्ट सरप्लस उनके पास नहीं बचता, तो वो कम रहता है। तो इस बैलेंस को कवर करने के लिए या भुगतान संतुलन के घाटे को, डेफिसिट को ओवरकम करने के लिए या दूर करने के लिए संरक्षण की नीति विकासशील देशों के लिए बहुत ही आवश्यक मानी जाती है। वो उससे क्या करते हैं? अपने उन वस्तुओं के आयात को रोकते हैं जो बहुत कहना चाहिए लग्जरी गुड्स हैं, जो उपभोक्ताओं के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं या जिनका बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत नहीं है,
और उन वस्तुओं के आयात को रोक दिया जाता है। और जब आयात रुकेगा, उसका बिल रुकेगा, यानी बिल कम हो जाएगा, आयात का बिल, पेमेंट्स कम हो जाएंगे, डेबिट बैलेंस कम होगा और धीरे धीरे एक बैलेंसिंग फिगर में भुगतान संतुलन खाता देखा जाता है। लास्ट पॉइंट हम ले सकते हैं नियोजित आर्थिक विकास। विकसित राष्ट्रों के लिए दिक्कत नहीं है। विकसित देशों ने अपनी विकास की दर को बहुत आगे ले जाकर अपने सभी उद्योगों में एक मैच्योर स्टेज रिसीव कर ली है या अचीव कर ली है। लेकिन विकासशील देश, भारत का एग्जाम्पल हम अब भी फिर लें कि हमने 1950-51 से प्रथम योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान लागू किया और अभी तक हमारी इन योजनाओं के द्वारा हम अपने विकास की प्रक्रिया को अपनाते रहे हैं। तो ये जो नियोजित आर्थिक विकास है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो साधन अवेलेबल हैं विकास के, जो चारों साधन हैं, मानवीय, भौतिक, वित्तीय और आर्थिक साधन, प्राकृतिक साधन, इन चारों साधनों की अवेलेबिलिटी विकसित राष्ट्रों की तुलना में विकासशील राष्ट्रों में बहुत कम होती है। कोई साधन उनका स्केर्स होता है, कोई साधन ज़्यादा होता है। अगेन हम अपने देश को लें, हमारे देश में प्राकृतिक साधन भरपूर मात्रा में है, अबेंडेंस में है। दूसरी तरफ हमारे मानवीय साधन भी पर्याप्त मात्रा में है। हम तो वैसे ही ओवर पॉपुलेटेड कंट्री हैं। हमारे तो ज़रूरत ही किस चीज़ की है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसको कैसे ट्रेंड बनाया जाए, टेक्नोलॉजी वाइज उसको अपडेट किया जाए, उसको रोजगार के लिए तैयार किया जाए और उसके लिए उन अवसरों को ढूंढा जाए जहां वो अच्छा रोजगार लेकर देश के निर्माण में और खुद के विकास में कार्य कर सके। लेकिन जो दो साधन हमारे पास हैं नहीं हैं, वो कौन से हैं? वित्तीय साधन, फाइनेंशियल रिसोर्स, जिसको हम पूंजीगत साधन कहते हैं। इसलिए हम विदेशी निवेश और विदेशी पूंजी पर निर्भर करते हैं। और उसकी कमी हमारे देश में क्यों है ये भी आप समझते हैं, क्योंकि विकासशील स्थिति है, उद्योग धंधों में उतना रोजगार नहीं है, आय नहीं है तो बचत नहीं है, और बचत नहीं है तो निवेश भी नहीं है। तो हमारे आंतरिक वित्तीय साधन कम होने के कारण हमें विदेशी वित्तीय साधनों पर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता है। उस साधन को हमें बहुत नियोजित, बहुत प्लान्ड तरीके से, बहुत अच्छी उसके लिए योजना बनाकर कार्य करना होता है, क्योंकि ये विदेशी पूंजी या विदेशी निवेश जो है वो हमारे लिए बहुत ही कठोर शर्तों पर, स्ट्रिक्ट कंडीशंस पर हमें अवेलेबल होता है। चौथा साधन फिजिकल रिसोर्स, भौतिक साधन, यानी किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए मटेरियल की कमी है, मशीन की कमी है, इक्विपमेंट्स की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, तो उन सभी के लिए भी हमें कहीं कहीं विदेशी सहायता पर, विदेशी आयातों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में नियोजन कितना ज़रूरी है, क्योंकि आपको इकोनॉमी को डेवलप करना है। डेवलप करने के लिए चारों साधन पर्याप्त मात्रा में चाहिए और इन चारों ही साधनों को पूरा अच्छे ढंग से यदि हमें ऑप्टिमम यूज़ उनका करना है तो प्लानिंग इज़ वेरी एसेंशियल। और इस नियोजित आर्थिक विकास की जो गति है, जो स्पीड है, जो तरीका है, जो रास्ता है, उसमें संरक्षण महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, क्योंकि हम वहाँ पर आर्थिक विकास की प्रक्रिया को या योजना को बनाते समय ये देखते हैं कि कौन से इंडस्ट्रीज़ हमारे आयातों को कंट्रोल करने में सक्षम है, उनको मार्क किया जाता है। कौन से इंडस्ट्रीज़ वो हैं जिनका हम निर्यातक वस्तुओं के रूप में उनका ज़्यादा डेवलपमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि वो ऐसी प्रोडक्शन करते हैं जिनका कि एक्सपोर्ट किया जाना ज़रूरी होता है या किया जा सकता है। तो हम एक पोटेंशियल इंडस्ट्रीज़ को मतलब कहना चाहिए कि पॉइंट आउट करते हैं। पोटेंशियल इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं? जो आयातक वस्तुएं बनाती हैं, जिन वस्तुओं का आयात कर रहे थे उनको सब्सटीट्यूट करती हैं। और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जो वो मटेरियल बनाती हैं जिनका एक्सपोर्ट करके हम विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में संरक्षण की नीति को बहुत ही अच्छे ढंग से यदि लागू किया जाता है तो वो किसी भी देश के विकास के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो डेवलपिंग नेशंस के सामने एक बहुत बड़ा जो कहना चाहिए मेजरमेंट है, जो बहुत बड़ा उपाय है, वो है कि उस देश की अर्थव्यवस्था में
संरक्षण की नीति को सुचारू रूप से चलाना और लागू करना। अब नेक्स्ट टर्न पर हम पढ़ेंगे कि ये संरक्षण की नीतियों में कौन सी विधियां हैं, कौन से मेथड्स हैं जो विभिन्न देशों के द्वारा अपनाए जाते हैं। धन्यवाद।